सर आपका माइक म्यूट है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपके सामने बेटा एक क्वेश्चन सामने प्रेजेंट हो रहा है, इसे जरा गौर से देखिएगा। आपके सामने ये क्वेश्चन प्रेजेंट हो रहा है और ये नवंबर 2010 का क्वेश्चन, ये नवंबर 2010 पेपर 51 का क्वेश्चन है। फिगर 1.1 शोज अ कॉइल एक्स, और ये कोई ट्यूब है। इट कैन बी अ प्लास्टिक ट्यूब और अंदर से खाली हो तो हम उसके अंदर सॉफ्ट आयरन रख सकते हैं। ये एक है क्वेश्चन। फिगर 1.1 shows a coil X. A student winds another coil Y tightly around the coil X. A changing EMF in the coil X induces an EMF in the coil Y. Student wishes to investigate how the EMF V in the coil Y depends on the frequency of the current in the coil X. It is suggested that V is directly proportional to F. Design a laboratory experiment to investigate the suggested relationship. You should draw a diagram on page 3 showing the arrangement of your equipment. In your account, you should pay particular attention to the procedure to be followed, the measurements to be taken, the control of variables, the analysis of the data. ये जनाब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। अब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, और मैं माहीन अशफाक से पूछूंगा, बेटा मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन है तो पेपर 5 का, मगर बेटा ये किस टॉपिक से ताल्लुक रखता है? जी, ये किस टॉपिक से ताल्लुक रखता है? ये कौन सा टॉपिक है पेपर 4 का जिससे ये क्वेश्चन रिलेटेड? अगर आप इसको गौर से देखना चाहें तो ये आपके सामने मैं बता देता हूँ। देखें दोबारा जी, हफ्सा आप बताएं। हफ्सा आप बताओ बेटा कि ये जो टॉपिक है, ये पेपर 5 का जो ये क्वेश्चन है बेटा, ये किस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके सामने आ रहा है? ये नवंबर 2010 पेपर 5 51 इसका कोड है। जी हफ्सा, एक मिनट ठहरे, आपकी आवाज मैं ऊंची कर लूं यहां से। जी जी, अब बताइए। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से इन्वॉल्व है। सर आपका माइक म्यूटेड है। अच्छा बेटा, बेटा ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन म्यूचुअल इंडक्शन का। आप लोगों ने अब, अच्छा मैं अगर क्वेश्चन पूछूं तो आप लोगों ने टाइप करके जवाब देना है, क्योंकि जब मैं स्पीकर ऑन करता हूं तो फिर बहुत ज्यादा उसमें गूंज आती है। अब मैं जिससे भी क्वेश्चन पूछूं वो टाइप करके जवाब दे। आपने मुझे बताना है क्या कहते हैं कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन, टाइप करके जवाब दें कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। टाइप कर दें सारे चैट में, टाइप करके मुझे बताएं कि फिगर 1.1 शोज अ कॉइल एक्स, ठीक है कि नहीं है? सैयद इबाद हैदर, ये बेटा क्वेश्चन जो है
क्या कहते हैं, ज़ाहिर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट से इसका तल्लक है हफ्सा, लेकिन और ठीक है इसका फैराडेज लॉ से भी तल्लक है, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक नाम है। फरजान अली द ग्रेट ने सही बताया कि ये म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड, ये क्वेश्चन किससे है, ये म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। और म्यूचुअल इंडक्शन आपको पता है ट्रांसफार्मर का मेन प्रिंसिपल होता है। तो एक्चुअली ये आप इससे अगर इसको कहें तो इसमें इसका तल्लक जो है फैराडेज लॉ से भी है, लेकिन उसके अंदर स्पेसिफिकली इसका तल्लक जो है म्यूचुअल इंडक्शन से है। और म्यूचुअल इंडक्शन जाहिर है जो है वो कनेक्ट होती है ट्रांसफार्मर से। तो बेसिकली ये एक, आप लोग एक सादा सा ट्रांसफार्मर बनाएंगे, इसमें क्या बनाएंगे आप, इसमें सादा सा ट्रांसफार्मर बनाएंगे। तो इसमें जो बातें समझने की हैं वो मैं बता देता हूं आपको, वो बता देता हूं आपको कि ये देखें, हम इसमें एक सिंपल सा एक मैं आपके सामने खोलता हूं सैमसंग नोट्स, उसमें मैं आपको लिख के देता हूं, ठहरे। ये क्वेश्चन तो वो है, लेकिन एक मिनट ठहरे, हाँ यहाँ पर चले मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ, ठीक है। आप ये चीज देखें, मैं मिसाल आपको देता हूँ, ये देखिए ये कॉइल है, ठीक है कि नहीं, ये कॉइल, ठीक है। अब इसमें ये इसके साथ एक और कॉइल है। जरूरी नहीं कि हम आपको दिखाने के लिए दोनों कॉइलें इस तरह बनाते हैं। एक हम प्राइमरी कॉइल होती है और एक सेकेंडरी कॉइल होती है। प्राइमरी कॉइल में अगर करंट चेंज हो, इसमें अगर प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज हो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है। उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उसके साथ सेकेंडरी में वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। ये बात हमें पता है। ये सिर्फ हम प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल आपको अलग-अलग जो दिखाते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए दिखाते हैं। असल में प्रैक्टिकली ये इस तरह से वाउंड होती है हमेशा कि ये कोई प्लास्टिक पाइप ले लें, इसके ऊपर अगर तो ये प्राइमरी है तो इसी के ऊपर आप ये पेपर एक रखें, पेपर का एक कवर बनाएं और उसी के ऊपर एक सेकेंडरी वाउंड कर, ये इस तरह से कर, यानी इसका होता है ये दोनों एक दूसरे के करीब होती है। या आप इसके ऊपर सेकेंडरी को पहले वाउंड करें, सेकेंडरी को वाउंड करने के बाद उसके ऊपर ऐसे कवर चढ़ाएं और कवर चढ़ाकर उसके ऊपर प्राइमरी को ऐसे चढ़ा दें। तो इस तरह से असल में ये इस तरह वाउंड होती है। हम समझाने के लिए हमेशा अलग-अलग बनाते हैं, मकसद हमारा ये होता है कि बच्चों को पॉइंट इलस्ट्रेट, लेकिन असल में ये इस तरह से ही होती है, ठीक है कि नहीं। और आपने एक मशहूर जमाना फार्मूला पढ़ा हुआ है कि EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी is directly proportional to the rate of change of current in the primary, ठीक है कि नहीं। और फिर E is equal to minus M delta IP over delta T, where M is the coefficient of mutual induction. M is the coefficient of mutual induction. M is measure of the fact. M is the measure of the fact that how sensitive is to the current changes in primary. M is a coefficient of mutual induction. M is the measure of the fact that how sensitive is the secondary to the current changes in primary. ये इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है बेटा, ये देखें कि फर्ज करें कि प्राइमरी में करंट चेंज हो गया, प्राइमरी में किसी भी एस्पेक्ट से करंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है कि नहीं। अगर तो प्राइमरी यहां पड़ा हुआ है और सेकेंडरी यहां है तो काफी दूर है, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन काफी कम होगा, से वो मुमकिन है 0.1, और उसकी वजह से जो सेकेंडरी में वोल्टेज प्रोड्यूस होगी वो काफी कम होगी। वो क्या होगी? काफी कम होगी, ठीक है कि नहीं है। आपको पता है फार्मूले में एक नेगेटिव साइन है, EMF इज इक्वल टू माइनस M डेल्टा I ओवर डेल्टा T, ठीक है कि नहीं। तो इस नेगेटिव साइन की वजह से हम यूं प्लॉट कर देते हैं कि इतनी वोल्टेज पैदा हुई सेकेंडरी, ठीक है कि नहीं। अब अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी को थोड़ा करीब ले हैं तो फिर क्या होगा? ये देखें, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। सेकेंडरी को जरा और करीब ले हैं, सेकेंडरी को और करीब लाने से कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इंप्रूव कर जाएगा।
इसका मतलब है सेकेंडरी इज नो मोर सेंसिटिव टू द करंट चेंजेस इन प्राइमरी। मुमकिन है उसकी वैल्यू जंप करके 0.2 हेनरी पर चली जाए, और फॉर द सेम चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी दिस टाइम यू माइट गेट मोर वोल्टेज, आपको ज्यादा वोल्टेज मिले। ठीक है कि नहीं है? ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताइए। अब अगली जो बात है वो मैंने जो आपसे करनी थी वो ये है कि अगर आप इस तरह से करेंगे कि ये प्लास्टिक पाइप है, इसके ऊपर पहले प्राइमरी को चढ़ाएंगे और उसके ऊपर एक पेपर को रैप करेंगे और उसके ऊपर सेकेंडरी को चढ़ाएंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन मजीद बेहतर हो जाएगा, 0.3 हेनरी हो जाएगा। और उससे क्या होगा? फॉर द सेम चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी, ये प्राइमरी का देखिए करंट जो है वो एक खास हिसाब से इंक्रीज हुआ है, एक उस फॉर द सेम चेंज यू विल गेट बिगर वोल्टेज इन सेकेंडरी। That means secondary is becoming more and more sensitive to the current changes in primary. Or you can say that secondary is sucking the energy of primary in a better way, is able to take all the energy from the primary coil. ठीक है। और अगर आप और बेहतर करना चाहते हैं, आप इस कॉइल के ऊपर, प्लास्टिक पाइप के ऊपर पहले सेकेंडरी को चढ़ाएं। सेकेंडरी आपने यूं वाइंड की, इसके ऊपर एक पेपर रैप करें और फिर इसी के ऊपर प्राइमरी को चढ़ा दें। अब क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और बेहतर हो जाएगा, 0.5 हेनरी हो जाएगा। फॉर द सेम चेंज ऑफ करंट यू विल गेट इवन बिगर वोल्टेज, ज्यादा बड़ी वोल्टेज मिलेगी। वो -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट, -5 वोल्ट, मैं इस तरह बना रहा हूं। अब इसी तरीके से अगर आप ये सॉफ्ट आयरन ले लेते, तो सॉफ्ट आयरन तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज को बहुत बेहतर करता है। सॉफ्ट आयरन बार है, उसी प्लास्टिक पाइप के अंदर आपने सॉफ्ट आयरन बार रख दिया, इसके ऊपर सेकेंडरी चढ़ा दी और फिर इसके ऊपर एक पेपर लगाया, पेपर के ऊपर आपने प्राइमरी को वाउंड किया। अब क्या होगा? अब तो जनाब फॉर द सेम चेंज ऑफ करंट अब सेकेंडरी में और बड़ी वोल्टेज पैदा होगी, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बेहतर हो गया, मुमकिन है 1 हेनरी हो गया हो, और वोल्टेज अब -10 वोल्ट्स प्रोड्यूस हो जाए फॉर द सेम चेंज ऑफ करंट। पहले 1 वोल्ट हुई थी, फिर 2 वोल्ट हुई थी, फिर 3 वोल्ट हुई थी, फिर 4 वोल्ट हुई थी, फिर 5 वोल्ट हुई थी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्या आपको ये बात समझ में आई है जो मैंने बताई? इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं करना जी? जी, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? जी, लास्ट डायग्राम बेटा ये है कि ये देखो, ये प्लास्टिक का पाइप है, ये प्लास्टिक का पाइप, इसी के अंदर आपने एक सॉफ्ट आयरन इमर्स डाल दी। ये देखिए, इसी के अंदर आपने एक सॉफ्ट आयरन डाल दी। सॉफ्ट आयरन, आपको पता है कि सॉफ्ट आयरन से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड बहुत गुजरना पसंद करती हैं, या आप कह लें कि सॉफ्ट आयरन जो है वो एक अच्छा एक्सीलेंट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का सबब बनता है। अब इसके ऊपर ये आपने ना सेकेंडरी कॉइल वाउंड की कर दी, इसके ऊपर आपने एक सिंपल पेपर रैप कर ली यूं, और फिर इसी के ऊपर ये करके आपने यूं कर करके प्राइमरी बना दी। अब सेकेंडरी इज फुली इनसाइड द प्राइमरी, and iron has got a very high permeability. It improves the magnetic flux linkage, it improves the coefficient of self induction. Self induction क्या होता है? Measure of the fact that how sensitive is secondary to the current changes in primary. If the coefficient of mutual induction is high, that means secondary is placed at such a position that a minute change of current in primary induces a large EMF in the secondary. आप मुझे एक बात बताएं, ये बात मैंने बताई, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। अब अगली बात जो मैंने आपसे कहनी है वो ये है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट क्या होती है? जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट क्या होती है? अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, 5 हर्ट्ज का मतलब है कि उसके 5 साइकिल्स 1 सेकेंड में होते हैं, 5 साइकिल्स 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड में 5 साइकिल का मतलब ये है कि वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है,
मैं उन इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा जो एटम्स के साथ फर्मली बाउंड हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे मैं अब रेड एरो से दिखाता हूँ, यूं 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 वाइब्रेट कर रहा है, या मैं उसको यूं 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 करके थोड़ा दिखा देता हूँ। वो 1 सेकंड में 5 चक्कर लगाता है, यानी यूं जाके यूं आया, 1 2 3 4 5, ये 1 सेकंड में वो कर देता है। ठीक है कि नहीं? उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो। ठीक है, अब अगर आगे चीज देखें, अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी जो है लेट्स से 10 हर्ट्ज कर दें, तो 1 सेकंड में क्या होगा? 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, 5 साइकिल, 6 साइकिल, 7 साइकिल, 8 9 10, ये 1 सेकंड में। अब मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन ये है कि क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इन द प्राइमरी, क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इन द प्राइमरी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी को इंक्रीज नहीं करती? देखे ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इन प्राइमरी जो है, क्या वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी को इंक्रीज नहीं करती? मुझे इस सवाल का जवाब। जी सर। बाकी लोग भी बेटा जवाब दें, टाइप करके जवाब दें। खास तौर पे मेरी जितनी बेटियां बैठी हुई, मरियम नईम, फातिमा अनवर, माइन, अशफाक, इंशाल, महरोज। ठीक है, सारों के नाम मेरे सामने नहीं आ रहे, आई अपोलोजाइज अगर मैं सबके नाम नहीं ले सका। हाँ जी, दुआ नईम, सब मुझे बताएं, टाइप करके बताएं कि जनाब क्या ये ऐसा बात नहीं, कैफुल ईमान, इंशाल, तारिक, हलीमा, हफ्सा, माहीन। जी, आप लोग मुझे बताएं कि क्या प्राइमरी की करंट की फ्रीक्वेंसी उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ द प्राइमरी को इंक्रीज नहीं कर रही? देखिए ना, अगर किसी की फ्रीक्वेंसी जो है 2 हर्ट्ज, मुझे इतनी बताएं, देखिए किसी की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज, मुझे बताएं कि वो 1 सेकंड में 2 साइकिल बनाएगा। 1 सेकंड में कितने? 2 सेकंड। अब अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है, तो मुझे बताएं कि वो 1 सेकंड में 4 साइकिल नहीं बनाएगा। अच्छा, ऐसा करना, गौर से देखें अब आप सब लोग, इंतहाई गौर से देखें, यहां उसकी एक ग्रेडियंट है जो बताती है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी। क्या ये वाली ग्रेडियंट इस ग्रेडियंट से ज्यादा स्टीप नहीं होगी? यहां पर ये जो लाइन ऐसे बन रही है, क्या वो इससे ज्यादा स्टीप नहीं है? पता चला क्या फ्रीक्वेंसी का बढ़ना करंट, प्राइमरी के करंट की वो नहीं बढ़ा रहा, उसे कहें उसके रेट ऑफ चेंज को नहीं बढ़ा रहा। When the frequency of the current in the primary increases, the rate at which the primary current is changing increases. The gradient of the current time graph becomes more steeper. अब देखें, अगर फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज, तो वो 1 सेकंड में जब वो 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 4 5 6, 1 सेकंड में वो 6 साइकिल्स होंगे, मुझे बताएं कि प्राइमरी का किसी भी स्टेज पर, ये देखें ये लाइन कितनी स्टीप होगी, ये कम स्टीप है, ये उससे ज्यादा स्टीप है, ये उससे भी ज्यादा स्टीप। तो पता चला कि फ्रीक्वेंसी का ज्यादा होना प्राइमरी के करंट को, फ्रीक्वेंसी का ज्यादा होना प्राइमरी के करंट का रेट ऑफ चेंज बढ़ाता है, उसकी रैपिडनेस ऑफ चेंजिंग को इंक्रीज करता है। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि आपका जो है क्या कहते हैं, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट चेंज होगा, इंक्रीज होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। और आपको पता है फैराडेज लॉ के मुताबिक ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी, या रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे ये बात पता चली कि ईएमएफ इंड्यूस्ड जो सेकेंडरी में हुआ है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ द प्राइमरी से। इससे ये बात पता चली कि प्राइमरी में जब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, प्राइमरी में जब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो सेकेंडरी में हमेशा वोल्टेज बढ़ेगी। प्राइमरी में जब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी सेकेंडरी में हमेशा वोल्टेज बढ़ेगी। कोई किसी ने इस बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है कि नहीं? जी, जो देगा इस सवाल का जवाब उससे मिलेगा बड़ा सवाब। मुझे बताएं कि जनाब आपको ये बात समझ में आई है जो मैंने कही है कि फ्रीक्वेंसी के प्राइमरी के करंट की फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी का बढ़ना उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी को इंक्रीज करता है, और उसका रैपिड चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी, रैपिड चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द आयरन कोर या इन द मैग्नेटिक फील्ड लिंकिंग द सेकेंडरी कोर, उसका मैग्नेटिक फील्ड रैपिडली चेंज होता है, और रैपिडली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा प्रोड्यूस होती है। मुझे बताएं इस मामले में किसी ने कोई बात पूछनी हो? जी, बाकी लोग बेटा प्लीज। फातिमा अनवर बेटा आपको समझ आ गई है कि नहीं? माहीन, हलीमा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर बात शुरू हो रही है अगली जो मैंने आपसे करनी थी, कि ये तो थी, मैंने इसके आपको थ्योरी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दी। आए अब हम इस एक्सपेरिमेंट को लिखें, तो क्या लिखें, इसको कैसे करेंगे? एक्सपेरिमेंट आपके सामने आ चुका है। ये एक्सपेरिमेंट बुनियादी तौर पर एक आसान एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों ने, आपको पता है कि ट्रांसफार्मर पढ़ा होता है, और ट्रांसफार्मर से उनको जब आसान एक्सपेरिमेंट आए तो आप हमेशा खुल के लंबा लिखें, ठीक है बेटा। जब भी आसान एक्सपेरिमेंट आए तो आपको ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि बाकी लोग भी दबा के लिखेंगे, तो फिर आप भी फ्लैक्स योर मसल्स और उसमें आप खुल के लिखें। नॉर्मली आपको पता है पेपर 5 में आप कभी थ्योरी नहीं लिखते होते, आप उसमें अपने फिजिक्स का नॉलेज नहीं झाड़ते, आप सिर्फ अपनी लैब स्किल्स के बारे में लिखते हैं कि मैं कैसे ये एक्सपेरिमेंट करूंगा कि मैं एक्यूरेटली इस एक्सपेरिमेंट को कर लूं। लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा सा म्यूचुअल इंडक्शन का हवाला देना चाहें तो दें, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये एक्सपेरिमेंट एक आसान एक्सपेरिमेंट। आए जरा इसके सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। अब आप दुआ करें कि ये मिल जाए मुझे। कहाँ पड़ा हुआ है? फाइल में, फाइल में चलेगी जनाब, फाइल में डॉक्यूमेंट्स में चले गए, राइट ऑन पीडीएफ में चले गए। ये देखें जरा इस पर लिखा हुआ है कि नहीं? जी शुक्र, जी लिखा। देखें जनाब ये आपके सामने आ रहा है। फिगर 1.1 shows a coil X. Another student winds another coil Y tightly around the coil X. A changing EMF in the coil X induces an EMF in the coil Y. A student wishes to investigate how the EMF V in the coil Y depends on the frequency of the current in the coil X. It is suggested that V is directly proportional to F. Design a laboratory experiment to investigate the suggested relationship. You should draw a diagram on the page 3 showing the arrangement of your equipment. In your account, you should pay particular attention to the procedure to be followed, the measurements to be taken, the control of variables, the analysis of the data, and the safety precautions to be taken. 15 marks. सबसे पहले मुझे बताएं, टाइप करके बताएं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। जी, व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल? जी टाइप करके दें जवाब, जो देंगे ना टाइप करके जवाब। बेटा जो आप क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं ना, वो मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं, और अल्लाह पाक उनके दर्जे बुलंद करे। बेटा मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरी क्लास में रेगुलर आ रहे हैं और रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं और मुझसे सीखते हैं, मैं उन सबके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करता हूँ और उनके अच्छे फिजिक्स के नॉलेज के लिए दुआ करता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है अब्दुल मोहम्मद हिलाल और बाद आपने सही कहा।
ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट, दुआ नईम ने ज्यादा बेहतर लिखा है, ठीक है कि नहीं, खाली फ्रीक्वेंसी लिख देना ठीक है, लेकिन दुआ नईम ने सबसे अच्छा करके लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट इन द प्राइमरी, ठीक है ना, शाबाश। देखिए जी, ये आपके सामने आ रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट इन द कॉइल एक्स, ठीक है। अब देखें इसमें जो ब्लैक में लिखा हुआ है ना, वो सिर्फ क्या है, जो कुछ ब्लैक में लिखा हुआ है वो है जो क्या उसे कहते हैं, उस वेरिएबल का नाम है, ठीक है ना। और फिर जो पर्पल में लिखा हुआ है वो बताया कि उसे वेरी किस तरह किया जाए। पर्पल में जो लिखा हुआ है वो है वो उसे क्या कहते हैं, उसे वेरी किस तरह किया जाएगा। और रेड में जो लिखा हुआ है बताया जा रहा है उसे मेजर किस तरह किया जाए, ठीक है ना। ब्लैक में लिखा हुआ है उस फ्रीक्वेंसी, उसका नाम क्या है ब्लैक में, यानी ब्लू में तो टाइटल लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर नीचे ब्लैक में जो लिखा हुआ है वो उस वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है। पर्पल में जो लिखा हुआ है वो उसका मेथड लिखा हुआ है कि उसको चेंज कैसे किया जाएगा। और रेड में वो जो लिखा हुआ है कि उसे मेजर कैसे किया जाए। ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। यानी ब्लैक में लिखा गया वो वेरिएबल कौन सा है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पर्पल में जो लिखा गया है वो बता रहा है कि वो उसको क्या कहते हैं वेरी कैसे किया जाएगा, और उसको रेड बता रहा है कि उसको मेजर कैसे किया जाएगा फ्रॉम द स्केल ऑफ सिग्नल जनरेटर। अब अगली राइटिंग में सिग्नल जनरेटर की जगह एसजी है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? EMF induced in the coil Y and EMF can be measured using AC voltmeter। देखें जब भी बेटा आप खाली जब भी AC क्वांटिटी का करंट मेजर करना हो और AC का क्वालिटी का AC क्वांटिटी का वोल्टेज मेजर करनी हो, तो आप कभी भी खाली वोल्ट मीटर लिखेंगे, खाली एमीटर लिखेंगे, आपको एक नंबर मिलेगा। जो बच्चा ये लिखेगा कि आई विल यूज अ वोल्ट मीटर विच मेजर्स AC वोल्टेज और विच मेजर्स AC करंट एंड डिस्प्लेस देयर RMS वैल्यू, वो बच्चा बिल्कुल सही बच्चा होगा, उसको 2 नंबर मिलेंगे, उसको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल में आपने लिखना है कि EMF वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द कॉइल Y, EMF कैन बी मेजर्ड यूजिंग AC measuring voltmeter या AC voltmeter which displays RMS value, और we can also measure, कैसे measure कर सकते हैं ये देखें जनाब, we can also measure this voltage using cathode ray oscilloscope, ठीक है क्या? अच्छा देखिए कांस्टेंट्स क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि चूंकि ये एक आसान एक्सपेरिमेंट है तो इसमें बच्चे खुल के लिखेंगे, तो आप भी अपने मसल्स फ्लेक्स कीजिए। मैंने बताया कि पेपर 5 में कभी भी आप थ्योरी नहीं लिखते, क्या कहते हैं, थ्योरी अपनी फिजिक्स के थ्योरेटिकल नॉलेज का इजहार नहीं करते, उसके मार्क्स नहीं होते। लेकिन चूंकि एक आसान एक्सपेरिमेंट है तो उसमें खुल के लिखें। तो इसमें कांस्टेंट क्या है जी? नंबर ऑफ टर्न्स। देखें जो ऑरेंज में लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन बोथ कॉइल्स। दूसरा क्या लिखा हुआ है? रिलेटिव पोजीशन इन विच बोथ कॉइल्स आर वाउंड। इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि आधे एक्सपेरिमेंट में कॉइल एक तरह से वाउंड हुई, आधे एक्सपेरिमेंट के बाद आप आधी रीडिंग्स लेने के बाद वो आप सारी कॉइलें उतारें और प्लास्टिक पाइप पे दोबारा कॉइलिंग करें, ये गलत बात होगी। जिस तरह शुरू में आपने एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को रख दिया है, अब वो वैसी ही रहेंगी। तो जो ग्रीन में, लाइट ग्रीन में कॉन्स्टेंट्स में सेकेंड नंबर पे बात लिखी हुई है वो है जी रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन जनाब, रिलेटिव पोजीशन, एक मिनट, आई एम सॉरी, ये जनाब जी जी, relative position in which both coils are bound because it affects the coefficient of mutual induction। आपको पता है दोनों कॉइल एक दूसरे से दूर हो, डिपेंडेंट वेरिएबल लिखा ये है बेटा। बेटा आप लोग ये मिल जाएगी आपको नोट्स, ये और मुझे ईमेल करना आ गया, पहले मुझे आता नहीं था, मगर मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने सिखा दिया है कि इसको सेंड कैसे करते हैं, तो ये इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। अच्छा जी जी, क्या था जी? relative position in which both coils are wound because it affects the coefficient of mutual induction, ठीक है। अब ये बात जो रेड में लिखी हुई है ना, ये हमने ऐसी खाम खा बीच में ठोक दी है इसको, मतलब ये आप जो कांस्टेंट्स में पॉइंट नंबर 2 के अंदर रेड का नॉलेज है वो बुनियादी तौर पर पेपर 4 का नॉलेज है, वो हमारा काम नहीं है कि इसमें लिखते फिरें। लेकिन मैंने कहा ना कि एक आसान एक्सपेरिमेंट है तो उसमें आप खुल के अपने मसल्स फ्लेक्स करें, अपने सारे इल्म का मुजाहरा करें, क्योंकि आपको पता है कि बाकी लोग भी लिखेंगे। ट्रांसफार्मर एक आसान टॉपिक है, उस आसान टॉपिक के अंदर से अपने लिए 14 आउट ऑफ 15 या 15 आउट ऑफ 15 तलाश करना और बाहर ज्यादा बेहतर हायर GPA लेना, वो आपके लिए फिर आपको थोड़ा खुल के लिखना होता है। थर्ड पॉइंट ये है कि पीक वैल्यू और RMS वैल्यू द करंट प्राइमरी।
अब देखिए आपने प्राइमरी के करंट की फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, प्राइमरी के करंट की क्या कहते हैं वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज नहीं चेंज करनी। अब आप ये नीचे देखिए ग्राफ है पॉइंट नंबर 3 के नीचे, ये ग्राफ पूछे क्या बता रहे हैं, ये ग्राफ बता रहे हैं कि प्राइमरी की वोल्टेज नहीं चेंज करनी। ये देखिए मैं आपके सामने इन पे लिखने की कोशिश करता हूँ। देखें ये प्राइमरी की पीक वोल्टेज, ये प्राइमरी की पीक वोल्टेज आप नोट करें, अगर आप नोट करें तो प्राइमरी की पीक वोल्टेज में नहीं चेंज कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ। लेट्स से अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है तो इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा कितनी है सेकंड वाले ग्राफ की, 2 हर्ट्ज। अब ये इलस्ट्रेट करना हमारा काम नहीं था पेपर में कि हम इलस्ट्रेट भी करते फिरे कि फ्रीक्वेंसी किस तरह चेंज होगी, क्योंकि एग्जामिनर के लिए तो जो पॉइंट नंबर 3 में पर्पल में लिख दिया गया है वो काफी है। और देखें फर्ज करें कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो मैं ऐसी फ्रीक्वेंसी की ऐसी फजूल वैल्यू लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं कि वो ग्राफ्स प्रॉपर्ली रिलेट भी हो, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ 1 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज 3 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये बातें हैं जनाब। अच्छा अब आप देखिए प्रिकॉशंस क्या होती हैं बेटा। देखो जब भी तुम लाइट से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो तुम उसमें लिख सकते हो कि जनाब अदर देन मेरी जो लाइट सोर्स है उसके अलावा कोई और लाइट सोर्स ना हो। अगर आप साउंड का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप कहेंगे जी अदर देन माय साउंड सोर्स कोई और साउंड रूम में प्रेजेंट ना हो, हल्की सी भी साउंड ना हो। जिस तरह ये जो इधर एसी लगा हुआ है उसकी एक आवाज आ रही है हीटिंग की, तो वो नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से अब मैग्नेटिज्म से रिलेटेड ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो आप लिखें कि जो मैग्नेटिज्म मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ जिस कॉइल प्राइमरी कॉइल के अलावा, उसके अलावा वहां सराउंडिंग में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ होना चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं पड़ी होनी चाहिए जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रही हो अपना। तो प्रिकॉशंस में पहला पॉइंट है नो मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेट और सोर्स ऑफ करंट हैविंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन द नेबरहुड, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये प्रिकॉशन है जनाब। आप प्राइमरी करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करें बस वही होना चाहिए, उसके पड़ोस में कहीं और से कोई परमानेंट मैग्नेट ना पड़ा हुआ हो और पास से कोई ऐसी वायर भी ना गुजर रही हो जो ह्यूज करंट लेके गुजर रही हो और उसका एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है अगर आप मैग्नेटिज्म से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो मैग्नेटिज्म जो आपने क्रिएट किया है उसके अलावा वहां पर कोई और मैग्नेटिज्म मटेरियल नहीं होना चाहिए। तो पहला पॉइंट प्रिकॉशंस का जो कि ऑरेंज कलर में लिखा गया है वह है नो मैग्नेटिक मटेरियल सोर्स ऑफ करंट हैविंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन द नेबरहुड, ये नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 क्या है, वी विल हैव टू, अच्छा ये जो पॉइंट नंबर 2 है ना, जो प्रिकॉशन का पॉइंट नंबर 2 है, ये आपने सारे मैग्नेटिज्म के एक्सपेरिमेंट्स में जो भी पेपर 5 में मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ भी आ जाए, आपने प्रिकॉशन का ये जो पॉइंट नंबर 2 है ना वो हमेशा लिख देना है। वो क्या है जी, वी विल हैव टू स्विच ऑफ द करंट आफ्टर एवरी 10 to 15 मिनट्स। क्यों जी, हर 5-10 मिनट बाद मैंने क्या करना है, वो उसको बंद कर देना है। हर 15 मिनट के बाद क्या करना है, एक मिनट है ना, ये हाँ जी, ये ऊपर से शायद आपके सामने स्क्रीन विजिबल हो। आपको ये टॉप सेंटेंस जो ग्रीन में लिखा है नजर आ रहा है सबको कि नहीं? We'll have to switch off the current for 10 to 15 minutes to avoid overheating। उसकी वजह ये है बेटा कि मैग्नेटिज्म से रिलेटेड सारे एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं ना वो हमेशा हाई करंट पे सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि मैंने आपको अगर याद हो तो बताया था कि जो करंट से मैग्नेटिक जो करंट का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बड़ा कमजोर होता है। और आपको अगर लैब में डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कोई भी इफेक्ट, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट दिखाना है तो आपको बड़ा करंट चाहिए होगा, 8-8, 9-9, 10-10 एम्पियर का करंट। अब 8-8, 9-9, 10-10 एम्पियर का करंट काफी स्ट्रॉन्ग करंट होता है, वो वायर को बहुत ज्यादा हीट अप करता है। तो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं तो उनमें आप ये सेफ्टी प्रिकॉशन सब में लिख सकते हैं कि जनाब चूंकि मैं ह्यूज करंट से डील कर रहा था तो मुझे बार बार एक्सपेरिमेंट को 10 to 15 मिनट्स के बाद पूरा सेटअप स्विच ऑफ करके 5-10 मिनट वेट करना था ताकि मेरा सेटअप ओवर हीट ना हो। दिस इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू। ये देखिए ये आखिर में यहाँ लिखा हुआ है नीचे, वी विल हैव टू स्विच ऑफ द करंट आफ्टर एवरी 10 मिनट्स अगले पेज पे लिखा हुआ है 2-15 मिनट्स so that our coils get cool, they do not become overheat, okay, they do not। अच्छा ये देखें यहां पर बेटा ये सेटअप बनाया गया, ठीक, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है। ये जो आप इसमें साइड पे देख रहे हैं
ये साइड पे जो लेफ्ट साइड पे ये है जी सिग्नल जनरेटर जी। आप पूछेंगे सिग्नल जनरेटर क्या करता है? सिग्नल जनरेटर एक ऐसी डिवाइस होती है लैब में जो आपको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का एसी करंट प्रोवाइड करती है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का एसी करंट प्रोवाइड करती है। ठीक है कि नहीं है? आपके घरों में जो बिजली आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी पक्की है, उसकी फ्रीक्वेंसी पूछे कितनी है? मैं आगे पेजेस में चला जाता हूँ और उसको इस्तेमाल कर लेता हूँ, बल्कि एक मिनट है इस स्पेस को यूज कर लेता हूँ कि हमारे घरों में ये जो सामने आपके प्रिंट हो रहा लिखा हुआ रहा है, ये हमारे काम की चीज नहीं है, ये पेपर क्वेश्चन 2 का हिस्सा है, लेकिन मैं सिर्फ इस खाली स्पेस को यूज कर लेता हूँ। हमारे घरों में जो बिजली आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी बेटा कितनी है? 50 हर्ट्ज। इसका क्या मतलब है कि एक वायर में जो इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो करंट के लिए यूज हो रहे हैं, वो 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाता है। ठीक है, यानी ये एक वाइब्रेशन और फिर इस तरह की 50 वाइब्रेशन वो 1 सेकंड में करता है। और लेकिन अगर फर्ज करें कि आपको लैब में एक ऐसा एसी करंट चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज हो, तो जाहिर है वो आप अपने घर की जो आम तार से जो करंट एसी मिल रहा है उसको तो नहीं ना इस्तेमाल कर सकते। फिर फर्ज करें आपको एक ऐसा करंट चाहिए जिसकी पीक वोल्टेज 5 एम्पियर है, पीक वैल्यू, और फर्ज करें जो आपके घरों में करंट आ रहा है उसका तो करंट की जो पीक वोल्टेज है वो तो आपको नहीं, पीक वैल्यू है वो आपको तो नहीं पता कि उसमें कितनी पीक वैल्यू का करंट आ रहा है, यू डोंट नो दैट, इसलिए फिर आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है कि नहीं? तो सिग्नल जनरेटर क्या करता है? सिग्नल जनरेटर आपको आपकी मर्जी का वो दे देता है, करंट दे देता है, जिस भी मर्जी पीक वोल्टेज का चाहिए आपको और जिस मर्जी उसका चाहिए। ठीक है कि नहीं? आए मैं आपके सामने डायग्राम फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये सिग्नल जनरेटर था। ठीक है कि नहीं? यहाँ ये प्लास्टिक का पाइप, ठीक है कि नहीं, जो ट्यूब उन्होंने कही है, और यहाँ से 2 तारें निकली और वो यूं इसके ऊपर से यूं यूं वाइंड करके आ गई। ये प्राइमरी है। ठीक है कि नहीं है? प्राइमरी है। और मैंने इसको दिखाया किस तरह डायग्राम में? मैंने इस डायग्राम में इसको इस तरह से दिखाया। ये जो सुराख बनाए हैं मैंने ऊपर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर है, और ये नीचे भी देखें ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे देखें, ये भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर है। अब यहां से करंट, ये वायर यूं आ रही है इस तरह, यूं ऐसे करके आ रही है, तो यूं दिखाई है। फिर उसी के ऊपर जो ये लाइन दिखाई है वो दिखाई है एक पेपर रैप किया गया उसके ऊपर, और फिर उसी के ऊपर वो पेपर रैप करने के बाद उसी के ऊपर मैंने सेकेंडरी वाउंड करनी थी। उसके लिए मैंने यहाँ दोबारा ऐसे करके यूं वो दिखाए हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, और उनके ऊपर दूसरे कलर से सेकेंडरी दिखाई है। अच्छा, मैंने सेकेंडरी को प्राइमरी के ऊपर क्यों वाउंड किया है? मैं तो नहीं चाहता था, अगर आप मुझसे पूछते कि एक्सपेरिमेंट करो तो मैं तो हमेशा पहले सेकेंडरी लगाऊंगा, सेकेंडरी के ऊपर प्राइमरी वाउंड करूंगा। क्यों? इसकी वजह ये होती है कि जब सेकेंडरी प्राइमरी के अंदर होती है तो उसको प्राइमरी का सारा मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, और प्राइमरी के मैग्नेटिक फील्ड की जो स्लाइटेस्ट चेंजेस होती हैं वो सेकेंडरी में ह्यूज वोल्टेज प्रोड्यूस करती हैं, वो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को इंप्रूव करती हैं। लेकिन चूंकि एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में आप चले जाएं, उसने खुद कह दिया, उसने जिक्र कर दिया कि सेकेंडरी प्राइमरी के ऊपर बनाएगी। ये देखिए, पहले उसने जिक्र, ये देखिए फिगर 11.1 shows a coil X, ठीक है ना? स्टूडेंट वाइंड्स अनदर कॉइल Y टाइटली अराउंड X, यानी इसका मतलब ये है कि इसी के ऊपर एक पेपर लिया उसको यूं, और इसी के ऊपर रैप कर दिया सेकेंडरी को। ये अब क्वेश्चन नहीं कहा था, क्वेश्चन वाले ने जो कि सेकेंडरी प्राइमरी के ऊपर वाउंड की थी, तो मैंने भी उसी तरह से किया। मगर जब पेपर में जब वो कहता है कि मेंशन सम ऑफ द इंप्रूवमेंट्स, देखिए यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ प्रोसीजर टू बी फॉलोड, मेजरमेंट्स टू बी टेकन, द कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स, एनालिसिस ऑफ द डाटा, सेफ्टी प्रिकॉशंस। पहले वो ये लिखा करते थे मेंशन सम ऑफ द इंप्रूवमेंट्स, इन इंप्रूवमेंट्स आप क्या लिख सकते हैं? आप अपना पॉइंट नंबर F लिखें कि मैंने इंप्रूवमेंट भी लिखनी है, कि मैं क्या इंप्रूवमेंट समझता हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट में बेहतर होती तो मैं करता। क्योंकि उसको ना वो उसका भी आप ये मत समझेंगे उसका कोई मार्क्स ही नहीं होगा। वो जो 4 मार्क्स उन्होंने लिखे होते हैं ना, एनी गुड फीचर, एनी गुड एक्स्ट्रा पॉइंट, उसमें वो आ जाता है। आप उसको इंप्रूवमेंट में लिख दें कि द बेस्ट इंप्रूवमेंट दैट कैन बी डन इज दैट वी शुड वाउंड प्राइमरी
ओवर सेकेंडरी, सॉरी हम वी शुड वाउंड सेकेंडरी फर्स्ट और फिर उसके ऊपर प्राइमरी वाउंड करनी चाहिए। यू शुड मेंशन दिस थिंग के प्राइमरी को सेकेंडरी के ऊपर वाउंड करें। इसे आप इंप्रूवमेंट में लिख देंगे तो वो इस पे भी नंबर आपको देगा फॉर एनी गुड डिजाइन फीचर के नाम से, एनी गुड एक्स्ट्रा पॉइंट के ऊपर वो आपको देगा ये फेवर। अच्छा जी, तो फिर आप देखें डायग्राम की तरफ हम वापस चलते हैं, ठीक है कि नहीं जी। ये देखें, ये था जी एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है कि नहीं। इसमें जो लेफ्ट पे यहां पर जो दिखाया गया, इस जगह पर ये देखें, ये जो चीज है, ये चीज है, ये क्या है, ये सिग्नल जनरेटर। सिग्नल जनरेटर से जो तारें बाहर निकली हैं, ये किसकी बाहर निकली हैं, प्राइमरी कॉइल की बाहर निकली। और ये जो ये है जी वो प्लास्टिक वो ट्यूब है जिसके अंदर हमने एक आयरन कोर भी डाल दी। हमने क्या डाल दी, आयरन कोर, यानी वो प्लास्टिक पाइप था यूं, और प्लास्टिक पाइप के अंदर एक आयरन की बार भी डाल दी। आयरन की बार किस लिए डाली है, टू इम्प्रूव द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे देखिए, ये नीचे जो ब्लू लाइन में दी हुई है, ये जो चीज है, ये देखें ब्लू में है, ये जो ये जिसको आपके सामने वो कर्सर मूव कर रहा होगा, ये चीज जो है ये आपके सामने ब्लू में आ रही है, ये ब्लू प्राइमरी है। इसके ऊपर ये जो रेड लाइन लगी हुई है, ये पेपर दिखाया है, और जो पर्पल है वो सेकेंडरी कॉइल। और पर्पल की वायर सीधी, अगर आप ये खाली वोल्ट मीटर बनाएंगे जो मैंने दिखाया है, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। साथ आपने सिर्फ इसके इतना लिखना है, एसी मेजरिंग वोल्ट मीटर। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा, मैंने कहा ना फ्लेक्स योर मसल्स, आप कहते हैं नहीं जी मैं तो वोल्ट मीटर की सीआरओ के थ्रू भी यूज कर सकता हूँ, तो भी आपको वो और अच्छा बात हो जाएगी। अब आगे देखिए जनाब, ये कॉन्स्टेंट्स हो गए, पीक वोल्टेज का जिक्र हो गया, ये सारा कुछ हो गया। तो यहां पर आकर आपने लिखना शुरू करना है, क्या जनाब, वी विल नॉट टच द हॉट कॉइल, ये तो प्रिकॉशंस में हो गया। अच्छा, हमारा दिल ये दिल है कि सेकेंडरी में जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो वो जरा हाई वैल्यू की। देखिए ना, अगर सेकेंडरी में वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है 2 मिली वोल्ट, तो वो आपके किस काम की। अगर सेकेंडरी में वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है 3 मिली वोल्ट, तो वो आपके किस काम की। आपको पता है मिली वोल्ट को तो मेजर करना ही बड़ा मसला होता है। तो जनाब व्हाट व्हाई वी वांट, ब्लैक में यहां पर देखें क्या लिखा गया है, ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, वाई वी वॉन्ट हाई वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। ये जो V है, ये सिंबल उसने यूज किया सेकेंडरी की वोल्टेज के लिए। इफ तो मैंने फिर उसका ब्लू में जवाब दिया कि इफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज लार्ज, फ्रैक्शनल एरर, उसको रेड में इसलिए लिखा है कि इंपॉर्टेंट बात है, फ्रैक्शनल एरर और अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग V विल बी स्मॉल। ये बात आपको याद है, आप पहले दिन से ये बात जानते हैं कि सेकेंडरी में जो भी क्वांटिटी आपने मेजर करनी, जो भी क्वांटिटी आपने मेजर करनी, अगर वो बड़ी होगी तो उसमें फ्रैक्शनल एरर इन मेजरिंग दैट क्वांटिटी खुद ब खुद कम होगा। हाउ कैन वी मेक वैल्यू ऑफ V लार्ज, हाउ कैन वी मेक वैल्यू ऑफ V लार्ज जी। तो क्या होगा जी, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी। आपको पता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल होता है, सेकेंडरी के टर्न्स अगर ज्यादा होंगे तो उसमें वोल्टेज ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो आप ऐसा करेंगे, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी करें। और दूसरा है ब्लू में, देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, बाय यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इन द प्राइमरी। अगर आप बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का करंट इन प्राइमरी यूज करेंगे, तो हाई फ्रीक्वेंसी से क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी ज्यादा होता है, उसकी ग्रेडियंट ग्राफ की ज्यादा स्टीप होती है, और उससे मैग्नेटिक फील्ड तेजी से चेंज होता है और ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। यानी इसका मतलब है 5 हर्ट्ज वाला एसी करंट जो है कम वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, 6-7 हर्ट्ज वाला ज्यादा करेगा, 10 हर्ट्ज वाला उससे ज्यादा करेगा, ठीक है। और यूजिंग प्राइमरी करंट ऑफ लार्ज आरएमएस वैल्यू, ठीक है। ये इसका क्या मतलब कि ये चीज है तो कांस्टेंट, ये चीज है तो कांस्टेंट, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये वाली वोल्टेज की जो पीक वोल्टेज है ये ज्यादा है, रखेंगे कांस्टेंट इसको, लेकिन कोशिश करेंगे कि ये लार्ज ही रहे, क्योंकि लार्ज रहने से क्या होगा, जाहिर है प्राइमरी करंट अगर ज्यादा होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी में ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा जी। ये बातें लिखने के बाद, अच्छा जी, हमने ये एक मेन पंच लाइन सेंटेंस तो मेंशन ही नहीं किया
कि we will vary the frequency of the current in the primary by signal generator and then we will measure the voltage produced in the secondary. ये पंच प्रॉपर सेंटेंस है जो हमें लिखना था, तो मैंने यहाँ नोट्स में नहीं लिखा, लेकिन आपने लिखना है, ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, अब आगे चलें। इंप्रूवमेंट्स में क्या था जी कि if the secondary coil is wound first and then primary is wound over it, coefficient of mutual induction will improve and induced EMF will be more and consequently fractional error in measuring that value will be small, ठीक है कि नहीं? ये बात होगी। यहां पर देखते हैं सेकंड पॉइंट है कि if we use CRO to measure frequency of the input primary current or use CRO to measure the induced voltage, इनको हम कैसे करेंगे? ये मैंने यहाँ नहीं लिखे क्योंकि पेपर में मेरे पास जगह खत्म हो गई थी, लेकिन आपने इन्हें लिखना है, आपने इन्हें साथ लिखना है। मैं देखता हूं कि ये कहाँ पड़े हुए हैं जनाब, ये जनाब कहाँ पड़े हुए हैं, इसमें आपके सामने एक मिनट है। फाइल का कहाँ होगा? जी, ये आपके सामने आ गए डिस्प्ले होके कि नहीं बेटा? जी, ये आपके सामने देखें। इफ वी यूज CRO टू मेजर फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट प्राइमरी करंट, ये आपने जरूर उसमें लिखना है, ठीक है कि नहीं है? आप देखें वो कहेंगे जी मैंने CRO को, वो जो सिग्नल जनरेटर से करंट आ रहा था उसकी, अगर मैंने करंट प्राइमरी को ही मेजर करना है, अच्छा अब ये चीज देखिए, ये आपके सामने प्राइमरी करंट है जो रेड में पेश हो रहा है, ठीक है कि नहीं है? तो आपने देखें इसको मेजर कैसे किया। जी, ये देखें, इफ वी यूज, एक मिनट है जी, इफ वी यूज CRO टू मेजर फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट प्राइमरी करंट, तो ये आपके सामने ऑसिलोस्कोप है। ये करंट कब डिस्प्ले करेगी? ये डिस्प्ले तब करेगी जब आप सिग्नल जनरेटर से कोई तार इसको CRO को देंगे उसमें, तभी वो प्राइमरी का करंट दिखाएगी। ये फर्ज करेंगे प्राइमरी का करंट यूं आ रहा है, ठीक है कि नहीं? ये प्राइमरी का करंट है। मैंने क्या किया, ये एक टाइम पीरियड, दूसरा टाइम पीरियड, ये तीसरा टाइम पीरियड, तो मैंने यहाँ लिख लिया 380। देखिए यहाँ लिखा 380। अब ये कितने सेंटीमीटर है? ये 12 सेंटीमीटर है। यहाँ से गिने, ये 12 सेंटीमीटर है, 12 बॉक्सेस, ठीक है। और यहाँ पर देखें जो अलोंग एक्स एक्सिस की जो सेंसिटिविटी है वो क्या है? वो है जनाब 4 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर। 4 मिली, इसका मतलब ये है कि ये जो एक ऐसे करके ये चीज होती है ना, ये एक जो लेंथ है वो 4 मिली सेकेंड, फिर टोटल लेंथ किसके बराबर होगी? यहाँ तक पूरे में, यहाँ तक जहां तक ये फुल जा रहा है, वो यहाँ पर आ जाए जनाब 12 सेंटीमीटर इंटू 4 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया, 12 4 आर 48 मिली सेकेंड, और टाइम हो जाएगा 16 मिली सेकेंड। और बेटा फिर आगे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, कि आप इसको देखें तो आप फ्रीक्वेंसी मेजर कर लेंगे। बेटा मेरी बात सुने, आप पेपर 5 में अपनी कोई एक, जी मैं सुन रहा हूँ जी। सर आप जो अभी ये सब कुछ ये बातें बता रहे हैं सर, इसको मतलब नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि पेपर 5 के अंदर तो हमने सिर्फ मेथड बताना होता है कि ये डिवाइस हमें चाहिए होती है
मतलब इतनी इन डेप्थ एनालिसिस हमें पता होना चाहिए कि मतलब इस तरह फिर फाइंड करे और इस तरह करे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में तो जरूरत नहीं होती इसकी। अच्छा मैं आपको बताता हूँ बेटा, मेरी ना मैंने एक ही दफा जिंदगी में ना पेपर कैम्ब्रिज के जो हेड एग्जामिनर है ना, एक ही दफा बीकन हाउस आए थे। जब वो नवंबर 2009-11 हुआ था ना, तो उसके बाद फिर सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होती थी हमारी कैम्ब्रिज के हेड एग्जामिनर से। फिजिकल मुलाकात हमारी उनसे एक ही दफा हुई थी, और वो नवंबर 98 है। और जो उनकी तरफ से बंदे आए थे, माइक क्रैंडल साहब, वो बहुत ही काबिल आदमी थे, बहुत लर्नड आदमी थे। उन्होंने 3 MSc की हुई थी और 1 PhD की, तो बहुत ही काबिल आदमी थे। हम उनके साथ बैठे हुए थे और ये सारी बातें हुई। तो उसमें उन्होंने कहा था, ये बात जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, उन्होंने कहा था कि अगर आप फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहे हैं CRO से, तो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दे के बच्चा इलस्ट्रेट जरूर करे कि वो फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करेगा। वो कहते हैं अगर एक बच्चा लिख देता है आई विल मेजर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द CRO, वो 1 मार्क्स का हकदार है। कहते हैं जो एक न्यूमेरिकल मिसाल देकर समझाएगा कि ये मेरा तरीका होगा फ्रीक्वेंसी मेजर करने का, उसको कहते हैं 2 या 3 नंबर मिलेंगे। और आपको पता है ये एक एक नंबरों से डिस्टिंक्शन इसमें आती है। ये उनके लफ्ज हैं। हमारा जितना भी जो बेटा जो बात भी हम बड़ी डिटेल से या कॉन्फिडेंस से बताते हैं, वो जाहिर है वो है जो हमें कॉन्फिडेंस कैम्ब्रिज के हेड एग्जामिनर से दिया है, अपनी या गुफ्तगू के जरिए या उन कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, या उन्होंने अपने जो एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर जो वो लिखते हैं, उससे जो कॉन्फिडेंस वो हमें देते हैं, हम उसी कॉन्फिडेंस से आपके सामने बात करते हैं। वरना ये बात मैं आपके सामने ना करता, लेकिन ये कैम्ब्रिज के हेड एग्जामिनर की लफ्ज हैं और माइक क्रैंडल साहब के नवंबर 98 के 22 साल पुरानी बात है। उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने सबको कहा था टीचर्स को, कि अगर एक बच्चा CRO से करंट को मेजर कर रहा है, उसे ये बात मेंशन करनी चाहिए कि वो अपनी रीडिंग्स कैसे लेगा। खाली ये कह देना आई विल मेजर फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट फ्रॉम CRO, वो कहते हैं ये बच्चा 1 मार्क्स का हकदार है। और जो बच्चा एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से पेपर 5 में इलस्ट्रेट करेगा कि मैं ऐसे फ्रीक्वेंसी मेजर करूंगा, मेरा ये तरीका होगा, वो कहते हैं वो 2 या 3 मार्क्स का हकदार। ठीक है। और इसमें भी देखें, अगर एक बच्चा वो होता जो ये यूं मेजर करता, वो ये जिक्र करता, ये देखें, वो कहता जी मैं ये डायरेक्ट यहां से ना ये एक टाइम पीरियड मेजर कर लूंगा, और उसकी वो डायरेक्ट कहता जी T इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 मिलीसेकंड पर सेंटीमीटर। इस बच्चे को शायद 2 नंबर मिलते, लेकिन ये जो मैंने 3T वाली भाई बात की है, यानी मेजर अक्रॉस सेवरल वैल्यूज जो मैंने बात कर दी, ये बंदा 3 नंबर का हकदार हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी मेजर्ड क्वांटिटी को बढ़ा रहा है। मैंने आपको बताया ना कि ये अब पेपर में ये क्वेश्चन आ गया आसान। ट्रांसफार्मर सारों ने पढ़ा होता है, ट्रांसफार्मर बच्चों ने वो लेवल में भी पढ़ा होता है, दे आर क्वाइट गुड इन इट, उनके कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर होते हैं। इसमें हर बच्चा 7-8 नंबर का तो आराम से लिख देगा। वो बच्चा भी अच्छा लिख देगा जिसने क्लास में कभी गौर से बात ही नहीं टीचर की सुनी होती, उसको वो लेवल में ट्रांसफार्मर तो याद होता है, वो थोड़ी बहुत बोंगियां तो वो भी मार देगा, जो बिल्कुल ही फालतू बच्चा होगा, एटलीस्ट इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर मैंने भी बार बार क्या, हैव टू फ्लेक्स योर मसल्स, आपको काफी सही करके लिखना है। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं? ठीक है इब्राहिम? ठीक है। अब आगे देखें, इसी में आप वोल्टेज का मेथड यूजिंग CRO टू मेजर इंड्यूस्ड EMF। अगर आपके पास वोल्ट मीटर नहीं है और आप इससे मेजर करना चाहते हैं, तो इलस्ट्रेटिंग यूजिंग द सेम ट्रेस। अब ज़ाहिर है मैं इसके लिए नहीं तो नहीं बना सकता था। अच्छा, इसमें भी फिर बात आ जाती है, जो बच्चा एम्पलीट्यूड मेजर करते वक्त कहे कि मैंने ये वाली चीज गिनी, 3 सेंटीमीटर थे, और इस 3 सेंटीमीटर को मैंने जो है वो बड़े मजे से क्या कहते हैं मेजर कर लिया, इस वोल्टेज से मेजर कर लिया, 2 वोल्ट इंटू 3 से मल्टीप्लाई करके 6 वोल्ट बना लिए, उस बच्चे को 2 नंबर मिलेंगे। जो बच्चा कहेगा नहीं मैंने लोअर पीक टू अपर पीक गिना और मैंने देखा कि ये 6 सेंटीमीटर थे, और मैंने 6 सेंटीमीटर को इस 2 से मल्टीप्लाई करके बताया कि लोअर पीक टू अपर पीक 12 वोल्ट्स है, जैसा कि यहां लिखा है ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड। यानी इसका क्या मतलब है, लोअर पीक टू अपर पीक में गया और मैं गिनता चला गया, और फिर मैंने टोटल 6 सेंटीमीटर थे मेरे, और 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर मेरी सेटिंग थी वो उसकी वाई सेंसिटिव नॉब की, और उससे मैंने एम्पलीट्यूड मेजर किया। जो तो खाली ये कह दे आई विल मेजर वोल्टेज फ्रॉम द CRO, उसको 1 नंबर मिल गया, या मुमकिन है शायद वो 1 भी ना मिले। और जिसने यूं ट्रेस बनाकर जाहिर किया और बताया कि ये मेरी एम्पलीट्यूड होगा, इस बंदे को मिलेंगे 2 नंबर। जो कहेगा मैंने लोअर पीक से अपर पीक तक मेजर किया
और वो टोटल वोल्टेज मेजर करके उसे 2 से डिवाइड किया, इस बच्चे को 3 नंबर मिलेंगे। ये बच्चा डिस्टिंक्शन वाला बच्चा है, एग्जामिनर क्लियर कट जानता है कि ये बच्चा एग्जाम जो है डिस्टिंक्शन वाला बच्चा है, सुपीरियर नॉलेज है इसका। ये इस छोटे से प्रिंसिपल को बहुत अच्छी तरह जानता है कि मैंने अपनी मेजर्ड क्वांटिटी को बड़ा करना है। क्या आपको याद है जब मैंने पेपर 5 शुरू किया था, मैंने आपको एक बात बताया था कि आपको याद है ओ लेवल के एटीपी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि हाउ विल वी मेजर थिकनेस ऑफ वन पेपर एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। तो आप कहते थे आई विल टेक अ स्टैक ऑफ 100 पेपर्स, देन आई विल मेजर देयर थिकनेस एंड देन आई विल डिवाइड दैट क्वांटिटी बाय 100 टू गेट द थिकनेस ऑफ वन पेपर। तो पता चला, मैंने कहा था कि ये सादा असूल जो थिकनेस ऑफ पेपर वाले क्वेश्चन में रहा है वो पूरे पेपर 5 में, इवन आपकी बीएससी की फिजिक्स में, इवन आपकी एमएससी की फिजिक्स में, इवन आपकी रिसर्च के अंदर, जिंदगी में अगर आपने फिजिक्स रिलेटेड कोई काम किया, इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई काम किया और मेजरमेंट रिलेटिंग कोई काम किया, ये सिंपल असूल हमेशा कारआमद रहेगा that you always try to increase your measure value, you always try to measure across several values and then divide it by the number of the things that you've taken into account and then establishing an average value। तो ये हमेशा जी आप मैंने अभी बताया, आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। सैयद बाद ने कहा कि ये एक्सप्लेन कर दें लेकिन एग्जाम्पल मत दें। जी आप अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू नहीं देना चाहते तो एक्सप्लेन अगर प्रॉपरली कर दें और आपकी राइटिंग से ये बिल्कुल क्लियर हो तो तब भी नंबर मिल जाए, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर बेटा हम अब अपना ये बंद कर देते हैं रिकॉर्डिंग पेपर 5 की। अच्छा जी, अब सुनते जाए मेरी बात बेटा। जिन लोगों ने